हेलो माय डियर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं? जो विटामिन्स होते हैं वो नॉन एनर्जी यील्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? नॉन एनर्जी यील्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो एनर्जी यील्ड नहीं करते हैं, वो एनर्जी के यील्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, लेकिन वो खुद एनर्जी का यील्डिंग नहीं करते हैं। ठीक है, जो कि इसेंशियल होते हैं किसके लिए? नॉर्मल ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के लिए। जो भी मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए ये इसेंशियल पार्ट होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है विटामिन्स। अब इससे रिलेटेड इसी के जैसा नाम है विटामर्स। अब विटामर्स क्या होता है? यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं विटामिन्स में और विटामर्स में। विटामिन्स क्या है, विटामर्स क्या है? तो विटामिन्स तो हमने आपको बता दिया, नॉन एनर्जी यील्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसेंशियल फॉर नॉर्मल ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। विटामर्स क्या होता है? विटामर्स होता है डिफरेंट केमिकल फॉर्म एंड प्रीकर्सर ऑफ विटामिन्स। डिफरेंट केमिकल फॉर्म, अलग अलग केमिकल फॉर्म विटामिन्स के, या फिर उसके प्रीकर्सर किसके? विटामिन्स के। इसी को हम बोलते हैं विटामर्स। फिर से एक बार देखते हैं, डिफरेंट केमिकल फॉर्म एंड प्रीकर्सर ऑफ विटामिन्स, इसी को हम बोलते हैं विटामर्स। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, अगर विटामिन ए का देखें तो रेटिनॉल हो गया, रेटिनॉल हो गया, रेटिनोइक एसिड हो गया। तो ये जो रेटिनॉल, रेटिनोल, रेटिनोइक एसिड है, ये जो हमारा है ये केमिकल फॉर्म है किसका? विटामिन ए का। अगर इसके प्रीकर्सर की बात करें तो इसका प्रीकर्सर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। इसका प्रीकर्सर क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, विटामिन डी, विटामिन डी के बारे में बात करते हैं तो इसका केमिकल फॉर्म हो जाएगा विटामिन डी2, विटामिन डी3। विटामिन डी2 को हम बोलते हैं इर्गो कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी2 एर्गो कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी3 इसको बोलते हैं हम कोलीकैल्सिफेरॉल, कोलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विटामिन डी का क्या हो गया? डी2 और डी3 केमिकल फॉर्म हो गया, प्रीकर्सर नहीं। अगर इसके प्रीकर्सर की हम बात करें तो इसका भी प्रीकर्सर क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। विटामिन डिफिशियंसीज की बात करते हैं हम कि ये होता कैसे है, विटामिन की डिफिशियंसी होता कैसे है। तो विटामिन की जो डिफिशियंसी होती है वो इनएडिक्वेट इंटेक से होता है। अगर हम हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। अगर हम लेमन नहीं खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि विटामिन सी की कमी हो जाएगी। तो इनएडिक्वेट इंटेक से होता है विटामिन की डिफिशियंसी, कमी। दूसरे पॉइंट में आते हैं, इंक्रीज टिश्यू नीड। जब भी कोई डिजीज केस में क्या होता है, हमारे सेल को ज्यादा चाहिए होता है विटामिन। किसके लिए? नॉर्मल ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, उस केस में सेल की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी हो जाएगा विटामिन की बॉडी में। उस केस में भी हमको चाहिए बाहर से, इसका मतलब डिफिशियंसी हो गया है। थर्ड पॉइंट है माल एब्जॉर्प्शन। इस माल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन से जो भी विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है, उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो हो गया है, कम हो गया है। तो उस केस को हम बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन। इस केस में भी क्या होता है? विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है। चौथे पॉइंट में हम देखते हैं इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी से जो भी विटामिन है उसका एक्सक्रीशन इंक्रीज हो गया है, और जैसे ही एक्सक्रीशन इंक्रीज हो गया है इसका मतलब कि विटामिन का क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है, पांचवें पॉइंट में है ड्रग विटामिन इंटरेक्शन। ड्रग विटामिन इंटरेक्शन, जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करता है? ये एंटासिड है, एसिडिटी को कम करता है, एचसीएल के सिक्रीशन को कम करता है। तो अब एचसीएल का सिक्रीशन कम हो जाएगा जब हमारे स्टमक में, तो क्या होगा? इससे जो एसिड चाहिए हमारे विटामिन को एब्जॉर्प्शन के लिए फूड से, वो नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर जो ड्रग है पीपीआई वो इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ? विटामिन के साथ। तो इसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जा रहा है? स्लो हो जा रहा है। किसका? विटामिन का। तो ये हो गया ड्रग विटामिन इंटरेक्शन। ये भी करता है विटामिन के डिफिशियंसी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन? विटामिन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफाई किया गया है विटामिन को दो ग्रुप में।
कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। किसके बेस पर? सॉल्युबिलिटी के बेस पर। किसके बेस पर? सॉल्युबिलिटी के बेस पर। एक है फैट सोल्यूबल, दूसरा है वाटर सोल्यूबल। कौन विटामिन फैट में सोल्यूबल हो रहा है और कौन सा विटामिन वाटर में सोल्यूबल हो रहा है, इसके आधार पर, इसके बेसिस पर विटामिन्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, जो फैट सोल्यूबल है उसमें आता है हमारा विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। एडेक क्या आता है? ए डी ई के, एडेक। ठीक है, अब इसमें से जो ए डी और ई है ये लंबे टाइम तक हमारे बॉडी में स्टोर हो सकता है। एक्सेप्शन में है विटामिन के, ये हमारे बॉडी में लंबे टाइम तक स्टोर नहीं होता है, थोड़े समय के लिए होता है और फिर ये निकल जाता है बॉडी से बाहर। ठीक है, लेकिन जो ए डी ई है ये लंबे टाइम तक हमारे बॉडी में स्टोर हो सकता है। इसीलिए जो टॉक्सिसिटी है वो इसी से ज्यादा होता है, ए डी ई से। जो टॉक्सिसिटी होता है ए डी ई से ज्यादा होता है क्योंकि ये लंबे टाइम तक हमारे बॉडी में पड़ा रहता है। ठीक है, दूसरा वाटर सोल्यूबल विटामिन, इसमें आता है बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, अब यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स को समझते हैं। अब बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, विटामिन बी क्यों नहीं बोलते, बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि बहुत सारे विटामिन के मिलने से बनता है। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 एटसेट्रा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका नाम देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर केवल हम विटामिन बी1 ले रहे हैं तो वहां पे हम बी कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, बोलेंगे विटामिन बी1। अगर केवल बी2 ले रहे हैं तो बोलेंगे विटामिन बी2। लेकिन अगर हम सबको एक साथ ले रहे हैं या फिर सब एक साथ है किसी टैबलेट में, किसी कैप्सूल में, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे बी कॉम्प्लेक्स। आगे बात समझ में बी कॉम्प्लेक्स का मतलब? ठीक है, आगे हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, तो जो विटामिन ए है इसका प्रोविटामिन्स बोलते हैं किसको? बीटा कैरोटीनॉइड को प्रोविटामिन्स बोलते हैं। विटामिन ए का किसको? बीटा कैरोटीनॉइड को। जो बीटा कैरोटीनॉइड है ये हेल्प करता है किसके बनने में? रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड के बनने में हेल्प करता है। एज ए प्रीकर्सर ये काम करता है बीटा कैरोटीनॉइड। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रोविटामिन्स। किसका? विटामिन ए का। ठीक है, और जो विटामिन ए होता है वो किसमें प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट इन लीफी वेजिटेबल, जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें ये प्रेजेंट रहता है। और किसमें रहता है? फिश लिवर ऑयल में। ठीक है, कुछ मराइन फिश के लिवर ऑयल में भी होता है, कुछ फ्रेश वाटर के फिश में के लिवर ऑयल में भी होता है, कैरेट, बटर और मिल्क में भी होता है जो कि फोर्टिफाइड होता है। फोर्टिफाइड जो मिल्क होता है उसमें भी होता है। फोर्टिफाइड मिल्क क्या होता है? जिसमें अलग से ऐड किया गया हो विटामिन ए को, उसको बोलते हैं हम लोग फोर्टिफाइड मिल्क। ठीक है, रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, ये क्या है? फॉर्म है विटामिन ए का। अब जो रेटिनॉल है वो रिवर्स में दिखाया गया, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। ये कन्वर्ट होते रहता है, रेटिनॉल ही चेंज हो जाता है रेटिनॉल में, रेटिनॉल ही चेंज हो जाता है रेटिनॉल में। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ऑल लगा है मतलब ये अल्कोहल है, यहाँ पे अल लगा है मतलब ये अल्डिहाइड है। तो अल्कोहल चेंज हो रहा है अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड चेंज हो रहा है अल्कोहल में। ठीक है, और आगे ये जो है ओइक एसिड है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, और ये जो विटामिन ए है ये स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर होता है? लिवर में। और इसका जो स्टोरेज है, स्टोरेज हाउस है, वो लिवर है। और कितना स्टोर रहता है? सफिशिएंट रहता है 6 मंथ के लिए। इतना स्टोर रहता है कि ये जो स्टोरेज है वो सफिशिएंट है कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए विटामिन ए का लिवर में स्टोर रहता है। ठीक है, और किस फॉर्म में ये स्टोर रहता है? ये रेटिनॉल के फॉर्म में स्टोर रहता है, रेटिनॉल के फॉर्म में। लिवर में ये स्टोर तो रहता है विटामिन ए, लेकिन किस रूप में स्टोर रहता है? रेटिनॉल के रूप में स्टोर रहता है। ये रेटिनॉल के रूप में नहीं, रेटिनोइक एसिड के रूप में नहीं, रेटिनॉल के रूप में स्टोर रहता है लिवर में। ठीक है, और जो रेटिनॉल है जब भी जरूरत पड़ता है लिवर रिलीज करता है रेटिनॉल को और फिर ये कन्वर्ट होता है रेटिनॉल में। और मोस्ट एक्टिव फॉर्म है विटामिन ए का, याद रखिएगा कौन सा है? रेटिनॉल। मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल, नॉट रेटिनॉल। ठीक है, लेकिन स्टोर किसके फॉर्म में रहता है ये लिवर में? रेटिनॉल के फॉर्म में रहता है। लेकिन मोस्ट एक्टिव फॉर्म कौन है विटामिन ए का? रेटिनॉल। ठीक है, इतनी बातें आ गई समझ में?
ठीक है। अब इसका जो फंक्शन है वो मेजर फंक्शन क्या क्या है, एंटी कैंसरस है इसका मेजर फंक्शन, एंटी इन्फेक्टिव है और क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, ये इसका मेजर फंक्शन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं रेटिनॉल। जो रेटिनॉल है उसी को हम बोलते हैं विटामिन ए। जो रेटिनॉल है उसी को हम बोलते हैं विटामिन ए। जो विटामिन A2 है उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो रेटिनॉल। जो विटामिन A2 है उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो रेटिनॉल। ये रेटिनॉल से ही बना हुआ है। डिहाइड्रो का मतलब होता है कि दो हाइड्रोजन, जैसे कि अगर ये कार्बन है इसके साथ में दो हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है तो ये दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, या फिर ऐसे है तो यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा डिहाइड्रो। ठीक है, डिहाइड्रो टर्म यूज होता है जब हाइड्रोजन बाहर होता है। ठीक है, तो रेटिनॉल को बोलते हैं विटामिन A2 A1 और डिहाइड्रो रेटिनॉल को बोलते हैं विटामिन A2। ठीक है, व्हेन ब्रेक प्रोवाइड 2 मॉलिक्यूल ऑफ रेटिनॉल। जब भी हमारा डिहाइड्रो रेटिनॉल जो है ब्रेक होता है तब ये प्रोवाइड करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ रेटिनॉल। कितने मॉलिक्यूल ऑफ रेटिनॉल, 2 मॉलिक्यूल रेटिनॉल का। अब ये जो फ्री रेटिनॉल है वो रिलीज होता है कहां से, हेपेटोसाइट से। जैसा कि हम बताए हैं कि जो लिवर है वो स्टोर करता है किसके फॉर्म में, रेटिनॉल के फॉर्म में, किसको, विटामिन ए को। तो जो फ्री रेटिनॉल जो है रिलीज करता है कब, जब हेपेटोसाइट वो कंबाइन होता है किसके साथ, विथ रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। किसके साथ कंबाइन होता है, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, RBP, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन क्या है, अब प्लाज्मा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ये कैसा प्रोटीन है, प्लाज्मा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट सेल। ये बाइंड तो हो गया किसके साथ, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। कौन, रेटिनॉल। अब ये जाएगा किसके पास, सेल के पास, टिश्यू के पास। ठीक है, देन इट बाइंड टू सेलुलर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। अभी ये रिलीज होने के लिए बाइंड हुआ था, जाने के लिए टारगेट सेल के पास। अब ये फिर से बाइंड होगा किसके साथ, सेलुलर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। अब ये कहां होगा, ये तो हमारा प्लाज्मा में था, ठीक है, ब्लड में था, प्लाज्मा में था। अब ये कहां पे है, सेलुलर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन कहां पे है, ये सेल में है, टिश्यू में है। ठीक है, आगे देखते हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स। क्या क्या डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं विटामिन ए के। जेरोसिस, क्या है, जेरोसिस। जेरोसिस का मतलब होता है ड्राइनेस। अगर ड्राइनेस है किसका, अगर आई का ड्राइनेस है तो इसको हम बोलेंगे जेरोप्थेल्मिया। क्या बोलेंगे, जेरोप्थेल्मिया। अगर कहीं पे भी जेरोसिस लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है ड्राइनेस। जेरोसिस का सिर्फ इतना मतलब होता है ड्राइनेस। अगर ये आई के लिए लगा हुआ है, जेरोसिस ऑफ आई, किसका, जेरोसिस आई का, तो हम इसको बोलेंगे जेरोप्थेल्मिया। क्या बोलेंगे, जेरोप्थेल्मिया। ये डिफिशियंसी से होता है, डिफिशियंसी सिम्टम्स है किसका, विटामिन ए का। बाइटोट स्पॉट। अब बाइटोट स्पॉट क्या होता है, जो भी हमारा कंजक्टिवा होता है आई में, यहाँ पे एक फोमी व्हाइटिश ट्रायंगुलर डिपॉजिट होता है। फोमी भी होगा, ट्रायंगुलर भी होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, दिखेगा ऐसे। ठीक है, और क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस को और क्या बोलते हैं, निक्टेलोपिया। क्या बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस को, निक्टेलोपिया। ठीक है, और क्या होगा, हाइपर केरेटिनाइजेशन। इससे समझ में आ रहा होगा आपको कि हाइपर मतलब ज्यादा, केरेटिनाइजेशन मतलब केरेटिन का फॉर्मेशन। तो जो हमारा ऊपर स्किन के ऊपर है केरेटिन है, एक प्रोटीन होता है। ठीक है, जो बाल बना है वो किससे बना है, हमारा केरेटिन प्रोटीन से बना है। नाखून में हमारा केरेटिन प्रोटीन है। ठीक है, तो जो हाइपर केरेटिनाइजेशन होता है, ठीक है, अब उसमें क्या होता है, डिक्रीज स्किन शेडिंग। ठीक है, जो स्किन का शेडिंग हो रहा है वो डिक्रीज हो जाता है, केरेटिन बढ़ जाता है। तो क्या होगा, काला काला दिखेगा, मोटा स्किन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, हाइपर केरेटिनाइजेशन हो चुका है। आगे इतनी बात समझ में, डिक्रीज हो जाएगा शेडिंग स्किन का। अब ऐसे क्या है कि स्किन जो है शेड कर रहा है, जो केरेटिन है वो शेड कर रहा है समय के साथ, लेकिन जब हाइपर केरेटिनाइजेशन होगा तो वो शेडिंग होगा नहीं, तो क्या होगा, काला काला दिखेगा और ऐसे मोटा मोटा दिखेगा। जैसे यहाँ का स्किन हो जाता है ना, यहाँ का हो जाता है। ठीक है, एट्रोपी ऑफ स्वेट ग्लैंड, जो भी स्वेट ग्लैंड है हमारा उसका एट्रोपी होता है।
कब होता है? जब विटामिन ए का डिफिशियंसी होता है। ठीक है, एट्रोपी का मतलब होता है कंप्लीट वेस्टिंग, मतलब डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाता है। कौन? स्वेट ग्लैंड। ठीक है, टॉक्सिसिटी देखते हैं। हाइपरविटामिनोसिस, हाइपरविटामिनोसिस ए कब होता है ये? इंजेक्शन ऑफ एक्सेस रेटिनॉल। जब भी हम एक्सेस रेटिनॉल ले लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? हाइपरविटामिनोसिस ए होता है। ठीक है, अब इसका सिम्टम क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि हाइपरविटामिनोसिस ए हो चुका है? कैसे पता चलेगा कि हम एक्सेस रेटिनॉल ले चुके हैं? इसका सिम्टम रहेगा हेयर लॉस। क्या रहेगा? हेयर लॉस, इचिंग होगा, खुजली होगा, नौसिया होगा, जैसे लगेगा कि वोमिटिंग होने वाला है तो उसको क्या बोलते हैं? नौसिया। वोमिटिंग होगा, और क्या हो सकता है? डर्मेटाइटिस होगा। डर्मेटाइटिस मतलब, डर्मा मतलब क्या होता है? स्किन, स्किन का इन्फ्लेमेशन होगा, खाज खुजली होगा, उसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। क्या होगा? भूख कम हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। इस कंडीशन में हमें पता चलेगा कि हाँ हाइपरविटामिनोसिस ए हो चुका है, हम एक्सेस रेटिनॉल ले लिए हैं। ठीक है, डेली इंटेक शुड नॉट एक्सीड, जो भी रेटिनॉल का, विटामिन ए का डेली इंटेक है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 20,000 IU से। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 20,000 IU से। अब यहाँ पे IU क्या है? इंटरनेशनल यूनिट है। क्या है IU? इंटरनेशनल यूनिट। अब ये जो इंटरनेशनल यूनिट है ये किसके मेजरमेंट के लिए काम आता है? केवल विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम, ये सब के लिए ये मेजरमेंट के लिए काम आता है, क्योंकि ये मास का यूनिट नहीं है, ये मास मेजर नहीं करता है। आयु जो है वो मेजरमेंट है बायोलॉजिकल एक्टिविटी का। किसका मेजरमेंट है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मेजरमेंट है आयु, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट। तो कभी भी आप लीजिएगा विटामिन के टैबलेट वगैरह तो उस पर आप देखिएगा कि वहां पे लिखा रहेगा 10,000 IU या फिर 20,000 IU, ऐसे करके लिखा रहेगा, तो आप वहां पे देख सकते हैं इसको। ठीक है, एक्सेस रेटिनॉल ऑल्सो टेरेटोजेनिक। जो एक्सेस रेटिनॉल होता है और क्या कॉज कर सकता है? टेरेटोजेनिक कॉज कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन जो ए होता है अगर एक्सेस में हम ले लिए हैं वो क्या कॉज करेगा? टेरेटोजेनिक। किसमें? एनिमल में और मैन में। अब ये टेरेटोजेनिक का मतलब क्या होता है? कि ये जो विटामिन ए है एक्सेस में अगर हम ले लिए तो ये क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा। किसको इंटरफेयर करेगा? विथ नॉर्मल एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी एक्सेस में विटामिन ए को ले ले, रेटिनॉल को ले ले, तो ये क्या करेगा? टेरेटोजेनिक इफेक्ट देगा। कैसा इफेक्ट देगा? टेरेटोजेनिक इफेक्ट देगा। ठीक है, अब टेरेटोजेनिक क्या होता है? इंटरफेयर करेगा। किसके डेवलपमेंट में? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये इंटरफेयर करेगा। ठीक है, इतनी बातें आ गई समझ में? ठीक है, आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।